तो साहब आपको कंपैरिजन में कुछ बेसिक स्टेटमेंट जो बार बार रिपीट होती रहती है उनका फ्लो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली उनकी मीनिंग क्या है ना। तो ये वेटेज है, ये टॉपिक्स हैं। तो अभी आज हम लोग कंपैरिजन में करेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन में सबसे पहले अगर हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करें, ठीक है, जैसे कि मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन है, अब वो 6 है, ठीक है, ABCDEF है ना, 6 लोग हैं हमारे पास। अब मैं आपके सामने स्टेटमेंट्स बोलूंगा, ठीक है, और उनको आपको एक ऑर्डर में सेट करना है। ऑर्डर में क्या करना है? सेट करना है। अब आप ऑर्डर में सेट करोगे जनरली, क्योंकि कंपैरिजन टॉपिक चल रहा है, कंपैरिजन में हम हमेशा कुछ ऐसा बना लेते हैं हमेशा, ठीक है, कुछ हमेशा ऐसा बना लेते हैं सो दैट हमारे पास कंपेयर की एक रैंकिंग हमें दिखती रहे, ठीक है। जैसे ये हम लोग जनरली क्या करेंगे, लोअर टू हायर ही देखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, और ये क्या होगा, सिक्स्थ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 हमारे पास क्या हो चुकी है, इनके रैंक्स तैयार हो चुके हैं, या फिर हम बोलेंगे इनके कंपैरिजन तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन करते समय जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट्स जो बार बार फ्रिक्वेंटली यूज होंगी वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। जैसे कि अगर ये स्टेटमेंट बोलेगा A is taller than B, ये स्टेटमेंट तुम्हारे सामने बार बार आती रहेगी, है ना। X is taller than Y, A is taller than B। अब इस स्टेटमेंट को आपको इंटरप्रेट करना होगा, अब इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा। तो A is taller than B, उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, A is taller than B, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर कई सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। क्या बन सकती है? कई सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो आपको यही चीज समझनी है कि अभी आपके पास कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। हेलो, प्लीज बातचीत से समझिएगा। ए टॉलर है बी से, तो इसका मतलब ए, आप इतना श्योर हो कि ए यहां नहीं आ सकता। ए यहां आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो बी यहां आ सकता है, बी इज पॉसिबल ओवर हियर, ठीक है। तो इसका मतलब है ए की ये लोकेशन छोड़ के बाकी ए की कोई भी लोकेशन हो सकती है। अरे हाँ या ना, डिपेंडिंग अपॉन बी। बस ए को जहां पे रखेंगे बी को उसके नीचे रखेंगे। यही तो इंटरप्रिटेशन हुआ इस बात का। इस बात का मीनिंग तो यही निकल रहा है। अरे यस या नो? अरे आगे बैठ जाइए, आगे क्लियर है? अब आई होप की ये बात सबको क्लियर है। अब यहां पर इसी स्टेटमेंट में एग्जामिनर अब दूसरा क्या बोलेगा, ए इज इमीडिएटली, क्या बोलेगा, ए इज इमीडिएटली टॉलर। अब इसका मतलब क्या समझोगे, ए इज इमीडिएटली टॉलर देन बी। बस हम लोग पहले 10-15 मिनट में जितनी भी बेसिक स्टेटमेंट है सबको डिकोड कर लेते हैं। या फिर इमीडिएटली यूज नहीं करता है कई बार, तो जस्ट यूज करता है। क्या यूज करता है? जस्ट, टॉलर देन बी। तो यहां पर अगर ये बात होती है तो यहां पर अब इसको, इसी चीज को कैसे डिकोड करेंगे, इसी चीज को डिकोड करते समय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा ऐसे रखेंगे, ए बी को ऐसे रख सकते हैं, या फिर उस केस के अलावा ए बी को ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर ए बी को ऐसे भी रख सकते हैं, ए बी को ऐसे भी रख सकते हैं, है ना। तो आपके पास ये पोजीशंस बननी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली में, है ना। तो वो एक साथ आएंगे। तो यही वाली बात है यहाँ पर। क्या क्लियर है सबको? सबको क्लियर है ना? या तो ये इस तरीके से आएगा या तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अब इमीडिएटली का भी मतलब हम लोगों ने सीख लिया। तो ये स्टेटमेंट आपके सामने बार बार यूज होती रहेंगी, तो ठीक है। तो ए इज टॉलर देन बी में ए की पोजीशन कुछ भी हो सकती है ना। तो ए यहाँ पे नहीं हो सकता है, बस केवल बी यहाँ होगा, तो ए यहाँ पे भी हो सकता है, ए यहाँ पे भी हो सकता है, ए यहाँ पे भी हो सकता है। दैट इज नो फिक्स कि कहाँ होगा, लेकिन इमीडिएटली बोल देगा तो
तो अगर बी की लोकेशन हमें किसी तरीके से पता है तो ए को जस्ट हमें उसके ऊपर ही बनाना पड़ेगा, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट में बिल्कुल इजी सी स्टेटमेंट्स है और हम लोग इसको डिकोड कर चुके हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में चलते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट में चलते हैं। जी भैया बताइए, किसी को कोई डाउट है? बोलिए, कोई डाउट है? अरे हाँ या ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, ओनली ए इज टॉलर देन बी। अब ये स्टेटमेंट ये यूज होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, 6 से 7 स्टेटमेंट है जो कि बार बार आपके सामने आएंगे। ओनली ए इज टॉलर देन बी, ओनली ए इज टॉलर देन बी। अब इस स्टेटमेंट को भी आपको तुरंत इंटरप्रेट करना पड़ेगा। आपको बताया मैंने 6 लोग हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने 6 लोगों के लिए हिसाब किताब बना दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ओनली ए इज टॉलर देन बी, इसका मतलब बी की पोजीशन क्या हो गई? बोलो भाई, क्या मैं ये बना दूं? ऐसे तो ऊपर जो भी आएंगे वो सब भी क्या हो जाएंगे? तो ये वाली तो बात गड़बड़ है। इसका मतलब मेरे को क्या करना चाहिए? ए ये है तो क्या बी है? यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। यही तो मतलब निकल रहा है इस बात का, ओनली ए इज टॉलर देन बी, है ना। तो इस केस में देखो, केवल बी से ए ही टॉलर है, केवल एक ही आदमी डॉलर है, ठीक है। तो ये बात सब हमें समझनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या ए टॉलेस्ट हो गया? अरे बोलो। इनडायरेक्टली आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हो? इनडायरेक्टली अगर आपने ये बोला है तो ये इसका मतलब है ए क्या है? टॉलेस्ट है, इसका मतलब ये निकल के आता है स्टेटमेंट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिएगा, ओनली वन पर्सन इज टॉलर देन बी। इसका मतलब क्या है? ओनली वन पर्सन इज टॉलर देन बी। इससे क्या समझ रहे हो? बोलो भैया, है ना। अब यहां पर इसने ए बी नहीं बोला, कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे 6 लोग हैं कोई भी हो सकता है। तो केवल और केवल बी की पोजीशन अभी भी क्या है? फिक्स है। लेकिन अब ऊपर जरूरी नहीं है कि ए ही आएगा, अब ए की जगह कोई भी आ सकता है। 6 लोग हैं तो ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, इसका ये मतलब है, ठीक है। और इसी स्टेटमेंट को एग्जामिनर दूसरे तरीके से भी बोलता है, इसी स्टेटमेंट को एग्जामिनर दूसरे तरीके से भी बोलता है। क्या बोलता है? ओनली बी इज शॉर्टर देन ओनली वन पर्सन, B is shorter than only one person। अब बताओ, तो इसका मतलब ये दोनों का मतलब तो एक ही है, ठीक है। तो यहां पर आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट ली है, ये सब स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही ली गई है, ये सब कंबाइंड होके आएंगे लेकिन आपके सामने, ठीक है। अभी अलग अलग देख रहे हैं इंडिविजुअल, तो आपको इनको तुरंत इंटरप्रेट करना पड़ेगा। बी शॉर्टर देन ओनली वन पर्सन, तो बी मतलब सेकंड टॉलेस्ट है। बी क्या है? सेकंड टॉलेस्ट है ना। तो इसका मतलब है अगर आपने ये बात बोली है, इफ देन बी इज सेकंड टॉलेस्ट, इसका ये मतलब निकल रहा है, ठीक है सब। तो ये आपको ये मीनिंग अब धीरे धीरे बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, हिसाब चल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे आइए, आगे इधर आइए, हाँ इधर ही बैठिए। क्लियर? तो आई होप कि हम लोगों को ये छोटी छोटी सी मतलब हमें समझ में आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट थर्ड थी। अब चलिए और स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और आगे चलते हैं, कुछ और स्टेटमेंट डिकोड करते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हो। और आइए इसी स्टेटमेंट को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 में। स्टेटमेंट नंबर 4 में इस स्टेटमेंट को देखिएगा,
जैसा कि मैंने बता रखा है आपको, लोग कितने हैं, आगे आ जाइए आशीष, यहाँ आइए। हाँ हाँ चलिए। लिखिएगा only one person is shorter than B। ये सारे स्टेटमेंट मैंने क्वेश्चन से उठाई है, ठीक है। और B is taller than only one person। अब आप यहां से देखो क्या करोगे, आपके पास लोग कितने हैं, 6 लोग हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 लोग हो गए। अब आपको क्या कह रहा है, ओनली वन पर्सन इज शॉर्टर देन बी। तो बी से केवल एक ही आदमी जो कम है, इसका मतलब बी अब कहां लाई करेगा, सेकेंड लास्ट में। अब ये आदमी कोई भी हो सकता है ना। जब मैंने 6 लोग लिए ए बी सी डी ई एफ, उन 6 लोगों में बी और नीचे स्टेटमेंट का भी मतलब वही है, बी इज टॉलर देन ओनली वन पर्सन। इसका मतलब बी सेकेंड क्या है, सेकेंड शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका इंप्लाइज ये निकल के आ रहा है कि बी इज सेकेंड शॉर्ट, है ना। अगर ये वाली बात है इफ, तो देन, इसका ये इंटरप्रिटेशन है। अब ये सारी जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं ये आपको क्वेश्चन में एक साथ मिलेगी, ठीक है। तो आप अब ये बात समझ लीजिएगा। लिखिएगा A is not taller than B। इस बात को आप क्या समझते हो, A is not taller than, अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पर इसके दो मतलब निकल रहे हैं। A is shorter than B और A is equal to B। अगर वो टॉलर नहीं है तो इक्वल भी हो सकता है, ये वाला केस भी लेना है, और ये भी हो सकता था कि ये क्या हो सकता था, A is shorter than B। अब आपको यहां पर एक स्टेटमेंट अगर वो बोलेगा, अब यहाँ पे एम्बिग्यूटी आ गई कि इन दोनों में से क्या लिया जाए, बराबर लिया जाए या छोटा लिया जाए। तो यहां पर इसीलिए 90% पजल में तुम्हें एक वो बोलता है, नो वन इज सेम टू ईच अदर, है ना। मतलब एक प्लेस पे एक से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, या डिफरेंट रैंक्स होनी चाहिए सबकी क्या होनी चाहिए। तो यहां पर जैसे ही वो ये नाम बता देता है कि भैया हर एक पजल में आपको 90% पजल्स में यही बात मिल जाएगी कि यूनिक ऑर्डर है, मतलब किसी दो का ऑर्डर सेम नहीं हो सकता। तो ये वाला केस अपने आप डिस्कार्ड हो जाएगा उस वाले केस में, फिर आपको यही लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। अगर वो ये बोल देगा कि भैया दो लोगों की रैंक सेम नहीं हो सकती है वेट में, हाइट में, तो आपको ऑब्वियस है शॉर्ट ही लेना पड़ेगा। आपको क्या लेना पड़ेगा, और ये लगभग आपको 90% पजल में ये लाइन लिखी मिल जाएगी, ठीक है, कि सबकी रैंक्स क्या है। क्या बात समझ में आ रही सबको, अरे बोलो भैया। चलिए ये वाली स्टेटमेंट भी डिकोड कर ली हमने। एक लाइन इसी में और मिलेगी, इसी के जैसी, स्टेटमेंट नंबर 5 में देख लेते हैं उसको। स्टेटमेंट नंबर 5 ही तो थी।
तो ये 6 में देख लेते हैं। अब इस बात को आप खुद से फिर से बताइए, ये सेम वही स्टेटमेंट है, ए इज नॉट एज टॉल एज बी, इसका क्या मतलब है? ए इज नॉट एज टॉल एज बी, इसको क्या समझ रहे हो? हाँ जी, इसका क्या मतलब है? इक्वल क्यों नहीं है? तो इसका मतलब है इसमें डेफिनेटली क्या हो गया है, ए इज शॉर्टर देन बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये वाला स्टेटमेंट नहीं आएगा, है ना, क्योंकि नॉट लग गया इसके आगे। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया? अरे बोलो। तो आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये जो दो केसेस बन रहे थे कि ए इज शॉर्टर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, तो इक्वल वाला केस, तो ये वाला केस बनेगा। इसमें देखो जब ये बोल रहा था ए इज नॉट टॉलर देन बी, तो इस वाले केसेस में आपके पास दोनों केसेस पॉसिबल थे जब तक वो ये बात नहीं बोले। हाँ जी, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए लोग। नहीं वो एक्चुअली में वो बैठ जाएंगे तो इन सबको दिखेगा नहीं। आप इधर आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है साहब, तो ये डे टू डे लाइफ की बातें थी जो कि आप खुद से भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप की बातें सबको समझ में आई हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकालोगे? प्लीज बातचीत नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? ए इज टॉलर देन बी, ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में आई हुई है। ए इज टॉलर देन बी एंड ओनली वन अदर पर्सन, एंड ओनली वन अदर पर्सन। अब आपको मैंने बता रखा है कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 लोगों का कंपेयर करना है मुझे, 6 लोगों का क्या करना है, कंपेयर करना है। और ए किससे टॉलर है? बी से। और किससे टॉलर है? तो इसका मतलब बी की पोजीशन क्या मानी जाएगी? ये पहली, ये दूसरी, है ना, ये क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सी सिक्स्थ। अभी क्या लग रहा है ना? तो अगर बी को यहां बैठा लेंगे तो एक पर्सन है, सॉरी ए को बैठा लेंगे, ए को, हाँ ए टॉलर है ना, तो इसका मतलब है बी यहां पे भी आ सकता है और बी, है ना, बी दोनों जगह पॉसिबल है क्योंकि ए बी से क्या है, टॉलर है। और कोई एक आदमी और है, वो कौन भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है। तो वो कोई एक पर्सन कोई और हो सकता है यहाँ पे, लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि यहाँ पे कौन बैठेगा। लेकिन मुझे अब किसकी लोकेशन फिक्स हो गई है? ए की। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कंपैरिजन में यहाँ पर हमेशा आपकी पजल जो होती है वो खुलती कहां से? जब आप किसी की लोकेशन फिक्स कर देते हो। तो इस वाली स्टेटमेंट में किसकी लोकेशन फिक्स हो रही है, ए की या बी की? ए की। बोलो बोलो, ए की फिक्स हो रही है। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये बात बस देखनी है हमें। हाँ जी, अगर वो दोनों बी और कोई बी या सी दोनों, अभी चुप करके बैठ जाओ, अभी हम लोग आगे करेंगे बात। जबरदस्ती आधे लोग जिन्होंने समझ रखा उनको भी कंफ्यूज। ठीक है, तो आराम आराम से सुनते जाओ, फिर लास्ट में पूछूंगा किस वाले स्टेप में डाउट है। ठीक है, चलिए अब 8वां स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैक्सिमम लोग इसी स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें पहले से पता होंगे तो हम तुरंत इनको अप्लाई कर पाएंगे। नंबर ऑफ पर्सन taller than A
is same as number of person shorter than B। ठीक है, इसका सीधे मतलब होता है corresponding position from either end। इसका इतना मतलब एग्जाम में आपको तुरंत यही बस बात इंटरप्रेट करनी। कितने लोग हैं? अरे भाई कितने लोग हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये बिल्कुल टॉप पे है ना। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब सुनना, यहां पर तुम क्या कर सकते हो, सीधी सी यहां पर ए को रखोगे तो यहां पे क्या रखोगे? बी से। अब बताओ ए से ऊपर कितने लोग हैं? 0। और बी से कितने लोग नीचे हैं? 0। तो यही तो बोला है। तो तुम्हें अब ऐसे कैसे, अच्छा इसको तुम चेंज भी कर सकते हो। यहां पे तुम क्या रख सकते हो? बी को। ध्यान से देखो, यहां पे तुम किसको रख सकते हो? बी को। और यहां पे तुम किसको रख सकते हो? ए को। करस्पॉन्डिंग पोजीशन फ्रॉम आइदर एंड, और इंटरचेंज भी कर सकते हो उसको। तो इसका मतलब आप देखो ध्यान से, ए से ऊपर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। और बी से कितने लोग नीचे हैं? 1 2 3 4 5। तो दोनों से पोजीशन क्या होती है? सेम। तो अब देखो ध्यान से, इसका मतलब है या तो तुम ये वाली पोजीशन ले लो, 1 पे बैठा दो ए को, तो बी पे बी को बैठाना पड़ेगा, वो कुछ और भी हिंट देगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके अलावा तुम ये वाली पोजीशन भी ले सकते हो। ठीक है, कि ए को तुम कहां बैठा दो? यहां पर। और बी को कहां बैठा दो? यहां पर। साहब क्यों? ए से ऊपर कितने हैं? 2। हाँ एक मिनट, मैंने वहां पे ए को, हाँ सेकंड में बना रहा था मुझे, सॉरी। हाँ मुझे मतलब एक पोजीशन देखो ध्यान से, ए को यहां डाला तो बी को कहां डाल दिया? यहां पर। तो देखो ए से कितने ऊपर है? 1। और बी से कितने नीचे है? 1। या फिर तुम ये भी बना सकते हो, ये वाली पोजीशन भी ले सकते हो, है ना। मैंने क्या बोला? करस्पॉन्डिंग पोजीशन फ्रॉम आइदर एंड, या तो दोनों को एंड पे लो, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, है ना। तो ये तीनों पोजीशन, अच्छा इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, हमेशा सेम बैठेंगे। तो इसको हमें यहाँ पर अगर उसको अच्छी पजल देने होंगे तो यहाँ पे केसेस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? जो आगे चल के क्या होंगे? रूल्ड आउट होंगे। ठीक है, तो जब अच्छी पजल मिलेगी तो तुम्हें इस तरीके से मल्टीपल केसेस बनेंगे, उसमें से फिर कुछ केसेस डिस्कार्ड होते जाएंगे, लास्ट में एक ही केस बचेगा जो कि तुम्हारा बना जाएगा। अरे यस या नो? तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बननी स्टार्ट होगी। क्या बननी स्टार्ट होगी? पॉसिबिलिटी। इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तुम्हारे दिमाग में हमेशा से पहले से होना चाहिए। अच्छा कई बार ऐसा भी स्टार्टिंग में हिंट दे देता है कि ए तो टॉलर ही है बी से, तो उस केस में तुम्हें अब ये बी और ए वाले केसेस बनाने की जरूरत है ना। अगर वो यही बोलते कि ए, अगर इसके साथ, अगर इस स्टेटमेंट के साथ वो एक बात और जोड़ दे, क्या जोड़ दे कि साहब ए इज टॉलर देन बी, तो तुम अब क्या केसेस ले सकते हो? अब तुम यही केसेस लोगे, अब तुम ये वाले केसेस लोगे, है ना। क्या केसेस लोगे? 6 लोग थे ना, है ना, 6 लोग थे, 6 लोग थे, देख लेना 7 ना बन जाए कि 5 ना बन जाए। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, या तो तुम ए को यहां लोगे फिर बी को यहां लोगे, या फिर तुम ए को टॉलर ही लेना है तो बी को यहां लेना है। अरे यस या नो? या फिर तुम यहां पर ए को लोगे तो यहां पे क्या लोगे? बी को। तो इस तरीके से तुम्हारे ये केसेस 3 बन गए। अब ये 3 केसेस लेके तुम आगे बढ़ोगे, उसमें से फिर ये 2 केस कोई ना कोई क्या हो जाएंगे? डिस्कार्ड हो जाएंगे। या फिर वो ये बोलते कि बी इज टॉलर देन ए, तो तुम्हें ए की जगह क्या लाना है? बी, और बी की जगह क्या लाना है? ए। सो दैट इज ऑल अबाउट। इस तरीके से वहां पे केसेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है साहब, देख लीजिए। तो ये जो ग्रीन वाली स्टेटमेंट है ये मैंने अपनी तरफ से मानी है। ये व्हाइट वाली स्टेटमेंट को तुम्हें समझना है कि इसका मतलब इधर जो ब्लू में लिखा हुआ है ये है। कितने लोग कह रहे हैं साहब इसमें कंफर्टेबल है, समझ चुके हैं? अरे बोलो तैयार? तो यहां से अब हम आगे कहानी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लगभग हमारे सारे जो 8 पॉइंट हैं वो हम लोगों ने एक जगह लिख लिए हैं और हम लोग अब तैयार हो चुके हैं खेलने के लिए। अरे यस या नो?
चले? अरे बोलो। चलो अब ये देखो, एग्जाम में आई हुई पजल है, स्टार मार्क है इसके सामने, ठीक है? तो एग्जाम में आई हुई पजल है और अभी हाल फिलहाल 1-2 साल के अंदर आई हुई पजल है, ठीक है? अब आपको केवल, हेलो इधर देखो, सबसे पहले एक एक बात को भागना नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं तो सेम पेस में चलूंगा, कुछ लोग भागने लगे स्टार्ट हो गए, नहीं दिखाऊंगा। कर लो। हाँ भाई इधर देख लीजिए, मैं ये फिर कुछ लोग भाग रहे हैं, इधर आ जाओ। अभी मैं दूंगा ना सॉल्व करने के लिए, बहुत पजल दूंगा। मेरे पास एक एक टॉपिक पे कम से कम नहीं तो 15-15 शीट्स है, 15-15 शीट्स है। आप मेरे से बोल लेना कि साहब मुझे इस पे टॉपिक पे दे दो, ठीक है? अब ध्यान से देखो इधर, अब यहां से अगर आप देखेंगे, क्या यहां पर कोई भी पर्सन, अगर मैं यहां पे बोलूं P इज नॉट टॉलर देन Q, अगर मैं यहां पे बोलूं P इज नॉट taller than Q. तो इसका मतलब है P इज Shorter than Q. हेलो, P अगर मैं यहां पे बोल दूं P इज, तो इसका मतलब या तो P क्या होगा Short होगा या फिर Q से, या फिर P क्या होगा। equal. लेकिन देखो इसने एक स्टेटमेंट बोल दिया कि सबकी हाइट डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये केस, Cancel. ये वाला केस लेना पड़ेगा। अरे यस या नो? तो ये बात समझिएगा ध्यान से, जो बात मैं आपको उस समय बता रहा था कि अगर डिफरेंट पहले ही लिख देता है वो कि डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। अब आइए, कितने लोग हैं? 6. 6 लोग हैं, तो बॉक्सेस कितने बनेंगे? ठीक है, 6 बॉक्सेस बना दिए। अब यहाँ पे पहली लाइन पढ़िए, P इज टॉलर देन ओनली, 1 person. इसका ना P की पोजीशन फिक्स हो रही है क्या? Yes sir. P कहाँ लिखा जाएगा, Second. है ना? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इसका मतलब P को कहाँ लिखेंगे? P इज केवल एक आदमी से ही क्या है, टॉलर है। और S इज शॉर्टर देन ओनली 1 पर्सन, Second. S एक आदमी से ही छोटा है, इसका मतलब टॉलेस्ट से एक कम है, इसका मतलब है S कहाँ आएगा, सेकंड पे आएगा। अरे यस या नो? पहले वाला क्लू क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये पहले वाला क्लू मैंने एग्जॉस्ट कर लिया। अब दूसरे वाले क्लू की तरफ चलते हैं, Q इज टॉलर देन R, 1 taller tallest. इसका मतलब है Q तुम यहां नहीं आ सकते हो, Q तुम यहां नहीं आ सकते हो, बट Q किससे टॉलर है? R. बट मैं ये बात भी जान चुका हूं कि Q की जो होगी रैंकिंग वो R से ज्यादा है, यही तो बात निकल के आ रही है। अब मुझे बताओ ध्यान से, हेलो, Q यहां नहीं आ सकता, S यहां पहले से बैठा है, तुम यहां पर क्या R को लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि Q एटलीस्ट यहां आ नहीं सकता, तो Q को यहां पे एक पोजीशन देनी पड़ेगी, तो यहां पे कौन नहीं आ सकता? हाँ, क्या R यहां आ सकता है? हाँ हो सकता है, Q यहां आ जाए तो R यहां आ जाएगा, उस केस में पॉसिबिलिटी है, लेकिन R यहां नहीं आ सकता। अब चलो और आगे बढ़ते, U इज, U किससे है शॉर्टर? अब ध्यान से देखो, S ऊपर है, U बीच में है, और किससे टॉलर है? U P से, तो ये P है, तो ये वाले ही हमें कौन दे रहा है? ये वाला क्लू। अब ध्यान से देखो, तुम S को पहले से जानते हो, हेलो, इसका मतलब है, और U, तो इसका मतलब U की पोजीशन इन्हीं दो में से होनी चाहिए। अरे हाँ या ना? U या तो यहां पर आना चाहिए या U यहां आना चाहिए, तभी तो S और P के बीच में आ सकता है। ठीक है, तो U की तुम्हारे पास 2 पोजीशन थी, क्लियर है? अब बताओ, अब साथ में ये कहना है कि Q क्या है? Taller than R. Q टॉलर देन R है, तो इसका मतलब है, R नीचे आ सकता है. थर्ड फोर्थ पे आएगा, थर्ड या फोर्थ पे आएगा।
अब ध्यान से सुनो, अब देखो सबको कंबाइन करना है। अब दिमाग लगाओ और आंसर लगाओ। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है U यहां आएगा, तुम्हें पता है Q भी यहां आएगा, है ना, है ना। तुम्हें पता है यहां पर U आना है, अरे यस या नो, इन दोनों में से किसी एक में U आएगा और एक में तुम्हें Q को रखना पड़ेगा, क्योंकि Q के लिए नीचे रख नहीं सकते तुम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, या तो U यहां आएगा तो Q यहां आएगा, सुनते जाना, या फिर Q यहां आएगा तो U यहां आएगा। और इस दोनों सिचुएशन में ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है। और फिर उसके बाद हमारे पास R के लिए एक ही पोजीशन बची, वो कौन सी है, ये वाली पोजीशन। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कौन आ गया, T आ गया, हाँ या ना। तो ये थी आपकी अभी रिसेंटली एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम। तो आ जाइए एक बार और ट्राई करते हैं। मैं आपको कुछ और बेसिक इससे प्रॉब्लम्स करा दूं, थोड़ा सा और एक लेवल नीचे करके 2-3 प्रॉब्लम सेट करा दूं, जल्दी बताओ। हाँ जी, चलिए एक बार फाइनल करते हैं, एक बार फाइनल करते हैं। P is taller than only one person, जल्दी से, P is taller than only one person, ठीक है। तो P की पोजीशन कौन सी आएगी आप बताइएगा, P सेकंड लास्ट आएगी, है ना। S is shorter than only one person, S की पोजीशन कौन सी आएगी, सेकंड पोजीशन आएगी, ठीक है। तो अब ये दो पोजीशन होगी फिक्स। कह रहा है कि Q टॉलर है R से, बट Q यहां नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है, ध्यान देने वाली बात है, ये वाली बात हो गई। तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया है Q इज टॉलर देन R, ये वाला स्टेटमेंट अभी मैंने यूज नहीं किया है, बट Q ऊपर नहीं आ सकता। इसका मतलब है Q यहां पे भी नहीं आ सकता। क्यों भाई, क्योंकि Q को यहां रख दिया, ठीक है। इसका मतलब है Q के लिए पॉसिबल पोजीशन या तो ये होगी या तो ये वाली पोजीशन होगी, ठीक है। यहां से ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि U इज शॉर्टर देन S, S से U क्या है, शॉर्टर है, और टॉलर किससे है, P से। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास यहां से आ रही है। इसका मतलब है, आप ध्यान से देखो, S की पोजीशन और P की पोजीशन फिक्स है, इसका मतलब इसके बीच में ही आ सकता है। तो ये इसका मतलब या तो ऊपर आएगा या तो यहां आएगा। तो S की पोजीशन या तो ये होगी या तो ये होगी, सॉरी U की पोजीशन, U की पोजीशन, ठीक है। S तो ऊपर है, U की पोजीशन, क्लियर है। अब वापस आइए नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है यहां पे बताइए, तो R के लिए तो कोई जगह बची नहीं, क्योंकि Q से ऊपर किसको आना है, Q से नीचे किसको आना है, R को। तो R यहां पे है, तो बचा हुआ पोजीशन किसकी है, अभी क्लियर है सबको, ठीक है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है कौन टॉलेस्ट है, P टॉलेस्ट, हाँ या ना। दूसरा, क्या कितने लोग ये पजल समझ गए, रेज़ योर हैंड, पक्का। कह रहा है कौन शॉर्टेस्ट है, कह रहा है कौन थर्ड टॉलेस्ट है, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आप सर्टेन हो कि कौन आएगा, थर्ड फोर्थ पे मैं फिक्स नहीं हूं, कोई भी आ सकता है, क्योंकि उसने क्लियर कट पॉसिबिलिटी नहीं बताई है। इज दैट क्लियर टू यू। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अरे हाँ ना तो बोलो, क्या तैयार हो। एग्जाम की पसंद कर दूं, हो गया था ये, तो हमने जो सॉल्व किया वो सोल्यूशन। ये भी एग्जाम की आई हुई पजल है, हेलो, ये भी अभी एग्जाम में पूछी हुई पजल है, हेलो। कोई भी आंसर नहीं बताएगा, मुझे किसी से आंसर
नहीं चाहिए। अरे यस या नो? आंसर चाहिए होगा मैं बोल दूंगा। सब लोग ध्यान से बस डेटा पढ़ो। लोग कितने हैं? 5 बता दो। कितने हैं? 5। ठीक है, यहां पर उसने देखो फिर से वो कांस्टेंट डाल दिया कि सबके यूनिक वेट होंगे, है ना, कोई भी इक्वल नहीं हो सकता। ममता इज हैवियर देन ओनली वसुधा, इसका मतलब क्या है? ममता की पोजीशन फिक्स है। ममता देखो ये फर्स्ट रैंक पे हैवियर है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे और ये फिफ्थ पे, तो इसका मतलब ममता इज हैवियर देन ओनली वसुधा। इसका मतलब ये कौन है और ये कौन है? हाँ या ना? बोलो भैया, ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? आगे क्या कह रहे हैं? गौतमी इज लाइटर देन, इसका क्या मतलब है? गौतमी क्या है? साध्वी से। अच्छा, इमीडिएटली है या हो सकता है बीच में कोई और भी हो, ऐसा भी हो सकता है, बट ये बात फिक्स है कि साध्वी की रैंकिंग ऊपर आएगी हैवियर में, और गौतमी की क्या आएगी? बट नॉट हैवियर देन चरिता। अब ये किसके लिए है? देखो यही समझना है हमें, बट किस पर्सन को रिलेट करता है? फर्स्ट पर्सन को या लास्ट पर्सन को? गौतमी को तो रिलेट करेगा। तो अभी तो शैव्य, ये किसने बोला था? जो कभी कभी आते वो बोलिए ऐसे मासूम मन के रह गए, मैं तो था ही नहीं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हेलो, सुन लीजिए ध्यान से। हेलो, बट हमेशा किसको रेफर करता है? देखो ये है सेकंड पर्सन, तो बट रिलेट करता है हमेशा किसको? और यहां पर अगर हाउ होता तो हु, सॉरी मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है। अगर यहाँ पर हु होता तो किसको? एडजेसेंट को। इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट, सेकंड नहीं, एडजेसेंट। ठीक है, तो बट हमेशा किसको रिलेट करता? फर्स्ट पर्सन को। और यहाँ पे अगर क्या लगा होता? हु, तो हु किसको रेफर करता है ना? इसने क्लियर यू? ठीक है साहब, तो ये बात हमने समझ ली है। तो यहां पर गौतमी इज लाइटर देन शार्वा, तो गौतमी बीच में कहीं पे शार्वा से, और अब यहां पे इसको मैसेज पढ़ रहे हैं गौतमी इज नॉट हैवियर देन, इसका मतलब है चरिता भी। अब ये चरिता और गौतमी में मुझे नहीं पता है, तो इस चीज को सही तरीके से ये लिखना पड़ेगा, चरिता गौतमी और नहीं, चरिता सविता शार्व्य, ये कौन है? चरिता, और ये किससे हैवियर है? गौतमी से। इसका मतलब इससे ऊपर कितने लोग हैं? एटलीस्ट 2 लोग तो हैं। हेलो, इधर देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ वसुधा पहले से बैठी हुई है, ममता भी, तो भैया यहाँ पे 2 लोग इससे ऊपर होने चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन आएगा? गौतमी आएगा, क्योंकि इससे 2 लोग ऊपर होने चाहिए। अब मुझे ये बात पता है क्या? अब यहाँ पे शार्व्या आ सकती है, तो यहाँ पे चरिता आएगी, और यहाँ पे चरिता आएगी, तो यहाँ पे कौन आएगी? शार्व्या। अब नीचे, हाँ, यहां तक मैंने इसको डिकोड किया। अब उसके बाद लास्ट ये क्लू क्या दिया हुआ है? चरिता इज नॉट, इसका मतलब है चरिता ये वाला केस, तो ये वाला केस हट जाएगा। अरे यस या नो? अब ये यूनिक डिकोडिंग आ गई सबकी। कितने लोग कह रहे हैं समझ में आ गया है? लेट मी नो। सबको आ गया समझ में? वेरी गुड। तो अब बताइए, हु इज द थर्ड लाइटेस्ट गर्ल? गौतमी। क्लियर है?
और आइए, हाउ मेनी गर्ल्स आर हैवियर देन चरिता? यहां से चेक कर सकते हैं, चरिता से केवल और केवल एक ही गर्ल क्या है हैवियर। यहां देखिए, ये सॉल्यूशन ही है, ये तो काम खत्म। यस या नो? ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है सब, बताइए, बता दिया तो बताइएगा आप लोगों को समझ में आई? कितने लोग कहते हैं कितने परसेंट समझ में आ रही है यहाँ पे बातें? हाँ भाई, रुक जाओ एक मिनट, मेरे को पूछ ले लो, नैतिक आपको कितने परसेंट समझ में आ गई? 90% आ गई, तो चलो कोई बात नहीं। पीछे वालों तुम्हें कितनी आई है? पीछे वालों है वो पीछे कितने परसेंट? 80, 70, अच्छा 100 बोल लो। पीछे इधर कितने परसेंट? इधर तो रैंडम सैंपल उठा लेते हैं। रैंडम मतलब जब भी, हाँ सर्वे भी रैंडम ही होता है ना। ठीक है मैडम, आपको कितने परसेंट है? 70-80 आ रही, 20% कहाँ ली होगी? ये लोग हाँ नहीं, जो अभी मैं बता रहा हूँ वो स्टेटमेंट क्लियर हो रही। ठीक है हाँ भाई, 50, 99 चलो ठीक है मैडम, आपको कितने परसेंट आ रही है? इनको हाँ कितने? 100 आ गई। ठीक है, तो भैया अब देखिए, व्हाट कुड बी द मार्क्स ऑफ लाला? देखो लाला जो है वो एटलीस्ट 66 से तो ज्यादा ही होंगे, और 66 से ज्यादा वाला ऑप्शन केवल एक ही है। अरे यस या नो? हाउ मेनी बॉयज स्कोर्ड लेस देन भार्गव एंड मोर देन राम? बताओ। 2 भार्गव से लेस और राम से, तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। Who scored second highest marks? तो एक बार आपने सेट अगर सॉल्व कर लिया तो बस आपको आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा। सही है हिसाब किताब? ठीक है साहब, इस सेट को देखिए। अब कोई खुद से सब लोग एक बार ट्राई करेंगे, कोई आंसर नहीं बोलेगा, पहले बोल रहा हूं। फिर से नहीं कौन थी? पूरी कहानी के बाद नैतिक नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? देख लो, हमारे यहाँ नियम सुन लो, नैतिक पड़ोसी की कसम खा लेते हैं। कसम खा के बताते हैं कि सर क्लियर हो गया। अब पड़ोसी से पूछते हैं कि सर रख दूं पहले हाथ आपके सर पे, अगर वो एग्री कर जाए तब मुझे प्रूव होता है कि हाँ तुम्हें सामने आ गया। ठीक है, तो तुम्हें क्लियर हो गया? तो कौन सा पड़ोसी तैयार है इस बात को करने के लिए? उसी के सर पे हाथ रख के बोलते हैं समाज की कुछ जिम्मेदार है। इनकी तो आधी उम्र ऐसी कम हो गई है। ठीक है, तो आई होप की बातें सभी को समझ में आ गई। हाँ जी, हाँ जी। हाउ मेनी बॉयज आर टॉलर देन सी? सारे लोग ही टॉलर हैं, है ना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सॉल्यूशन ही है, लो जी। क्वेश्चन बदल ले, क्या है वो तो हो गया।
मानसी, जब से जिम जाना चालू कर दिया है तुमने, तब से फोन भी ज्यादा चेक करने लग गई हो, छोड़ दिया? जब से जिम जाना है तब से फोन भी ज्यादा चेक करती है। आई एम फीलिंग लाइट टुडे। ये जो स्टेटस लगाया था इसमें कितने लोग देख रहे हैं? हो गया ना? सेम क्वेश्चन ही, क्वेश्चन अलग है। चलो ये देखो, ये एफ है। अच्छा, इसके बाद हाँ, अच्छे हैं दांत तुम्हारे। हाँ चलो भैया, राममूर्ति बताओ कौन सा है? मैडम कौन सा होगा इसका? सब लोग एक साथ ही बोल दीजिए तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सी तुम्हें क्या हो गया? चलिए भैया, नया फिर से सेट आ गया है, ठीक है? नया सेट, एग्जामिनेशन सेट। चलो जी चलते हैं आगे। सब लोग फिर से ट्राई करेंगे अपना लेवल बेस्ट। कोई आंसर नहीं बोलेगा। पहले मैं यहां पर बातचीत डिकोड कर लेता हूं। अब यहां पे दिक्कत है, इस पेज में करूं या अगले पेज में करूं? चलो यहीं पे कर लेता हूं। लोग कितने हैं? 5 लोग हैं। और सब्जेक्ट कितने हैं? 2। ये मैथ्स हो गया, ये क्या हो गया? बायोलॉजी। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये रैंक्स है, ठीक है? यही होगा ना, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में अलग अलग रैंक्स होगी। अगर क्वांट का पेपर होगा तो आप टेस्ट में अलग रैंक आएगी आपकी, और इंग्लिश का होगा तो सबकी अलग रैंक्स आएगी, ठीक है? बट नॉट नेसेसरली सेम ऑर्डर, ठीक है? इसमें तो बस इसने कुछ और बताया ही नहीं है, तो सिंपल एक कॉमन डेटा है। अब नीचे डेटा स्टार्ट हो रहा है। Either S or Q got the 5th rank in maths। तो मैथ्स में या तो S है यहाँ पे, या तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज बन गई। Neither P nor Q got the 2nd rank in biology। तो यहाँ पे P भी नहीं है और Q भी नहीं है। यहाँ पर 2nd रैंक के सामने P नहीं आ सकता बायोलॉजी में। अगर मैथ्स होता तो मैं इसको इस तरफ लिखता, या मैं इसको अंदर भी लिख सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि एग्जैक्ट एंट्री नहीं है, इसलिए मैं जनरली टेबल के बाहर लिखता हूँ। अंदर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, यहां तक जो भी डेटा था मैंने टेबल पे डिपिक्ट कर दिया है, क्लियर है? आगे चलिए। Q gets the 3rd rank। Q gets the 3rd rank, 3rd और 4th रैंक इन मैथ्स, ठीक है? Q gets the 3rd और 4th रैंक इन मैथ्स। तो यहां पर इसका मतलब है Q यहां से हट जाएगा। ध्यान से देखो, वो कह रहा है Q की रैंक या तो 3rd है या तो क्या है, तो इसका मतलब है Q या तो यहां पाया जाएगा या तो Q यहां पाया जाएगा। इन दोनों में से Q एक जगह ही तो आ पाएगा, ठीक है? अब Q जब यहां आएगा तो S या Q में से Q अब नीचे तो नहीं आ सकता, वो वाली पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गई। तो S की रैंक अब हो गई फिक्स, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई है? P did not get the 1st or 5th rank in any of the 2 exams। अब ध्यान से देखो, P की कौन सी रैंक नहीं आएगी? तो P यहां पे भी नहीं आ सकता, P यहां नहीं आ सकता, P यहां पे भी नहीं आ सकता, और P तो यहां वैसे नहीं आ सकता क्योंकि पहले से कौन बैठा हुआ है? S। अरे हाँ या ना? ठीक है?
अब मजे की बात देखो, अब आगे देखिएगा, Q did not get 5th रैंक इन, तो यहां पे Q भी नहीं आ सकता, बायोलॉजी के सामने Q भी नहीं आ सकता। देखो मैं डेटा लिख रहा हूं, बाद में कंपेरेंट बाद में करूंगा, ठीक है। यहां तक आई होप कि सबने लिख लिया होगा, यहां तक जो भी टेबल में एंट्री थी वो मैंने देख ली है। अब यहां पे मैं आगे जब भी डेटा आएगा उससे पहले मेरी नजर रहेगी कि एग्जामिनर P पे बहुत फोकस कर रहा है कि P यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। तो P के लिए अभी तीसरी और चौथी लोकेशन में से अगर कोई ये किसी को बैठा दे तीसरी में, तो मैं चौथी में जाके P को बैठा दूंगा। अगर तीसरी में चौथी में बैठा दे किसी को, तो मैं तीसरे में P को फिक्स कर दूंगा, क्योंकि P के लिए वही जगह बची हुई है। ये मेरे दिमाग में पहले से चलने लगा है। अरे यस या नो? और ये बात समझनी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। क्या ये बात समझ रहे हैं? ठीक है, वापस आइए। P did not get the second rank in maths, वापस आइए। P की सेकंड रैंक भी नहीं है मैथ्स में, तो P यहां पे भी नहीं आएगा, इसका मतलब यहां पर भी है। अब मजे की बात सुनो, हेलो, ध्यान से सुनना। ऐसे जब भी दो सेट होते हैं 90% पजल में, जब तुम एक्सपीरियंस कर लोगे, कई पजल कर लोगे, तो 90% एक्सपीरियंस में लास्ट में कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकता है कि यार दो में रैंक भी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर P थर्ड आ रहा है तो इधर थर्ड नहीं आना चाहिए, मतलब कोई क्वांट में अगर थर्ड आ रहा है तो इंग्लिश में वो थर्ड रैंक पे नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो मेरे लिए ऑल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अरे यस या नो? अभी मैं देख पा रहा हूँ कि P को मुझे थर्ड फोर्थ में बैठाना, इधर भी थर्ड फोर्थ में बैठाना, इधर भी। अगर एक साइड इंफॉर्मेशन P की पता चल रही है और साथ में ये कंडीशन आ गई है, तो दूसरे साइड की इंफॉर्मेशन भी ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में फिक्स हो गई है। अरे यस या नो? तभी कहते हैं, मैंने क्यों बोला आपको 8 क्लासेस 9 क्लासेस, क्योंकि ये जो क्लासेस है ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तो आपको एडवांस पजल भी बन जाएगी। नहीं समझ रहे हो? पजल में आप लोगों के पास कौन अच्छा कर पाता है? जो स्टार्टिंग के 8-9 क्लासेस को ध्यान रख पाता है। पजल इज लाइक अ एक्सपीरियंस, कि तुम्हें एक्सपीरियंस पिछली पजल्स के याद होने चाहिए और तुम्हारा दिमाग उस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें इसीलिए कहते हैं पजल्स को करने के बाद आप हमेशा पॉज लीजिए, सोचिए केस किया था और उन केसेस को ध्यान रखिए। जब पहले नहीं ध्यान होता तो एक जगह लिखना स्टार्ट कर दीजिए और कुछ टाइम के बाद वो लिखना भी बंद कर देगा। आप देखिए ना, जो एम कैट में बहुत अच्छे बच्चे करते थे, उन्होंने पूरी बुक बना रखी थी, इस सेट में पहले वाले एम कैट में ये किया था और 15वें वाले एम कैट में ये चीज वापस रिपीट हुई है, फिर सर 27वें वाले एम कैट में भी ये चीज लग रही है। उनका इतना कोरिलेशन कितना याद है, कॉपी बना रखी है, तो वो ऐसे बढ़ती है स्पीड। अरे यस या नो? तुमने पिछला किया और आगे तुम्हें कुछ याद ही नहीं, तो तुम्हारी स्पीड कैसे बढ़ी? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आइए, तो यहां तक हमने डिकोड कर लिया था। आर गॉट द थर्ड रैंक इन बायोलॉजी, तो आर के पास थर्ड रैंक है बायोलॉजी में। तो आ जाइए यहां पर, तो यहां पर बायोलॉजी में यहां पे कौन आ रहा है? आर। अरे एक मिनट, यहां तक ठीक है? बताओ तो यहां पे कौन आएगा? तुम लोग आशीष हो क्या? हाँ, तो यहाँ P आ जाएगा। क्लियर है? और साहब ध्यान से देखो, Q यहाँ नहीं हो सकता, Q यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ कौन होगा? Q, क्योंकि Q के लिए वो जो जगह बची थी, Q दो जगह हो नहीं सकता। अरे यस या नो? और आइए, I got the third rank in biology, यहाँ तक हो गया था। And there is no such person who got the same rank in both of tests। आ गई वही लाइन? ये लाइन तुम्हारे एक्सपीरियंस है, तुम्हें हमेशा इस लाइन की जरूरत होगी। तो इसका मतलब दो कोई लोग नहीं हो सकते। इसका मतलब है P अगर यहाँ है तो P, तो Q यहाँ होगा। अरे यस या नो? Q के लिए दो लोकेशन थी, अब यहाँ पर क्योंकि P हो चुका है तो P यहाँ नहीं आ सकता, तो P के लिए यही दो पोजीशन बची थी, तो P को यहाँ पर तो Q को यहाँ पर। अब ये पूछ रहे साहब क्यों? क्योंकि P यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ पे पहले से, तो दो ही पोजीशन बची थी, Q इनमें से कोई एक होगा। P अगर यहाँ है तो सेम रैंक नहीं हो सकती। P मेरे पास यहाँ पे फिक्स है फोर्थ पे, किसमें? बायो में, तो मैथ्स में P फोर्थ पे नहीं हो सकता।
क्लियर है? The person who got the 5th rank in biology got the first rank in maths. जिसकी 5th रैंक आई है बायोलॉजी में वही फर्स्ट रैंक लाएगा मैथ्स में। अब देखो ध्यान से, अब देखो एस यहां तो हो नहीं सकता क्योंकि सेम रैंक एस यहां है, तो यहां हो सकता है क्या? जिसकी रैंक मैथ्स में 5th हो वो बायोलॉजी में 5th में नहीं हो सकता। तो एस के लिए कौन सी पोजीशन बची? तो यहां पे कौन आएगा? टी। तो यहां पे भी कौन आएगा? टी। अब कौन बचा? पी क्यू। तो यहां पे कौन आएगा? डिकोडेड। ऐसे होता है, लास्ट में एकदम तो पजल भरभरा के खुल जाती है ना? अरे यस या नो? जो पहले 2-3 आदमी के किले के अंदर घुसना बड़ा मुश्किल होता है, उसके पहले 10-12 कुर्बानी जाती है ना? तो उसके बाद अरे हाँ या ना? जैसे इन्होंने कुर्बानी देने के लिए मना कर दिया, जैसे तुमने कहा नहीं हमें 100 साल जीते तो ठीक है। तो चलिए, ये कितनी पजल कितने लोगों को समझ में आई? ये भी एग्जाम की आई हुई पजल है, पीओ की पजल है ये सब। अरे बताओ कितने लोग समझ गए? सबको आगे समझ में? चलिए साहब, तो अब क्वेश्चंस के भी आंसर दे दीजिए। हु गॉट द सेकंड रैंक इन मैथ्स, है ना? तो वहां से देख लीजिए, मैथ्स में सेकंड नंबर पे आ रहा है। कितने लोग कह रहे हैं इसको मैं रिपीट करूं? आशीष, तुम? आशीष कह रहे एक बार नहीं समझ में आ रही है। इंटरप्रिटेशन चल रहा है ये पजल, और इसके बाद ये क्वेश्चन क्या है? विच रैंक डिड पी गेट्स इन मैथ्स? लो बस तो लिखा होगा। क्लियर है? हाँ जी, ये क्या है? S4 4 out of the following are alike. बायोलॉजी की रैंक क्या है? S4 वो तुम्हें टेबल देख के समझ में आएगा। तुम बताओ पहले वाला क्यों नहीं? उसने पूछा है। हाँ अब देखो, बैठे थे आराम से, हंस रहे। ठीक है, देखो Q1 से क्या समझ रहे हो? Q क्या है? Q कहाँ है? देख लेते हैं हम लोग एक मिनट, हमारी टेबल पेश की जाए। ये देखो Q फर्स्ट पे है ना? इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है? बायोलॉजी का। ठीक है, और आइए अगला वाला ग्रुप कौन सा बोला था इसने? अगला वाला है P4। P4 इसका बायोलॉजी का ग्रुप है ना? और आइए, और क्या कह रहा है? T5 बायोलॉजी का ग्रुप है ना? R3 बायोलॉजी का ग्रुप है। अरे हाँ या ना? और ये कह रहा है S4 को अगर तुम देखोगे तो यहां पर ये आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है। ठीक है, S4 हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है साहब? तो ये वाला हमारे पास आंसर हो जाएगा। डन। तो देखो क्वेश्चन भी पूछने के तरीके देखो उसके कैसे। बताइए। बोलो क्या? हाँ जी,
क्या लग रहा है आपको? तो आज ये हमारा चौथा सेट है। कौन सा सेट है? फोर्थ सेट है ये हमारी क्लास 5 का। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन आ रहा है सबका? फिफ्थ ऑप्शन है ना, डेफिनेटली ट्रू बोलना है। कैसे? क्या क्यू की सेकंड रैंक है मैथ्स में? फॉल्स। क्या एस की फर्स्ट रैंक है बायोलॉजी में? फॉल्स। There is 3 person ahead of P in biology. True. Q got the second least rank in maths. इसका आंसर हमारे पास ये वाला होगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। ये आज की क्लास का आखिरी सेट है। हाँ रोका है मैंने बताने के लिए। तो मैंगो के लिए ये पॉसिबिलिटीज दो बन गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द पर्सन हु लाइक्स एप्पल इज हैवियर देन ए। तो जिसको भी एप्पल पसंद है वो हैवियर है ए से, एंड लाइटर देन द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज। तो ऑरेंज सेकंड वाला पढ़ लो, दूसरे पेज में सेकंड पे ऑरेंज है, उससे कोई डेफिनेट हो जाएगा कि अच्छा अभी दूसरे पेज में हम गए नहीं है ना। अभी यहाँ देख लीजिएगा कि हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पर इस वाले पॉइंट तक हम लोगों ने कर लिया था। अब ये वाले पॉइंट से आगे बढ़ रहे हैं। द पर्सन हु लाइक्स एप्पल इज हैवियर देन ए और लाइटर देन दी पर्सन हु लाइक ऑरेंज। तो इसका मतलब ए नीचे है और ये ऊपर कौन है? ये है, बोलो भैया। यस सर। और यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर जो ऑरेंज वाला है वो कौन नहीं हो सकता? बी नहीं हो सकता और एफ भी नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। चलो दूसरे पेज में आगे बढ़ते हैं। The one who likes orange is the second heaviest person. लो ये तो फिक्स हो गई। तो यहाँ से क्या है? The one who likes orange is the second heaviest, है ना। पजल वहां से कई बार खुल जाती है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये सेकंड हैवीएस्ट कौन सा है? ये मैंने ऊपर क्यों लगा दिया? नहीं 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 नहीं, ये मैंने वेट ऊपर डाल दिया ना। ये फर्स्ट रैंकिंग में ये रखना चाहिए ना। ये चीज तुम्हें याद नहीं रही। तो मैंगो तो फिक्स हो गया इस हिसाब से। तो क्यों? ऑरेंज नहीं नहीं, मैंगो यहाँ नहीं आ सकता। तो मैंगो की तुम्हारी रैंकिंग क्या है? मैंगो के लिए सेकंड थर्ड और फोर्थ रहेंगी अगर वैसे स्टार्ट करें बस। पोजीशन जो होगी। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं ना। हाँ 6 लोग। तो 2, तो यहाँ पे मैंगो नहीं आ सकता था ना, नहीं आ सकता है ना। तो यहाँ पे आ सकता है, सेकंड थर्ड और फोर्थ आ सकता है अगर सेकंड से स्टार्ट करें। नहीं, हमसे क्या बोला उसने क्या बोला था? F is heavier than the person who likes mango. F is heavier than the person who likes mango and lighter than B. F सेकंड पे नहीं आ सकता, सेकंड ऑरेंज के लिए। आप लोग ये देख रहे हो, ये एक्चुअल में हमारे पास ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स के नेम है। ये फ्रूट्स के नेम, इनको उसी समय फिल कर देना चाहिए था। यहाँ पे मुझे फिल करना है। तो यहाँ पे जो पहली वाली लाइन है उसने क्या बोला था? F is heavier than the person who likes mango. तो मैंगो से एटलीस्ट वो F क्या है? हैवियर है। ठीक है, एंड लाइटर देन B। इसका मतलब है F की पोजीशन यहाँ पे ये नहीं हो सकती। F यहाँ नहीं आ सकता। और साथ में यहाँ पे और कौन नहीं आ सकता? मैंगो भी नहीं आ सकता। यहाँ पर और कौन नहीं आ सकता? मैंगो भी नहीं आ सकता। ठीक है, मैंगो यहाँ पे भी नहीं आ सकता था। अच्छा, एंड लाइटर देन बी, F इज हैवियर देन द पर्सन।
तो अच्छा ये भी हो सकता है कि बी वाला ही मैंगो हो, ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है अभी। और अभी अभी हम लोगों ने जो देखा है ऑरेंज कौन सा है, सेकंड वाला। ठीक है। तो यहां से हम लोग यहां तक पहुंच गए, ऑरेंज, एप्पल और D is the heaviest. D is heavier than the person who like banana. D is heavier than the person who like banana and grapes. तो D heavier है जिस भी आदमी को क्या पसंद है, बनाना और ग्रेप्स, उससे D does not like mango. तो D वाला जो है ये मैंगो नहीं पसंद करता है। अच्छा अब एक यहाँ पे एक बात और हो गई है कि यहाँ पर डी वाला पोजीशन जो है वो कौन सी हो सकती है, एटलीस्ट 2 पोजीशन ऊपर होंगी, मतलब यहाँ पे कौन नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी कौन नहीं आ सकता, डी नहीं आ सकता। ये वाली पोजीशन हम लोगों को हो गई क्लियर। डी डज नॉट लाइक मैंगो और C is heavier than the person who likes banana. C is heavier than the person who likes banana. C बनाना वाले पर्सन से and likes, हाँ तो C is heavier than the person who likes banana and I likes neither mango nor grapes. इसका क्या मतलब है, मैंगो के भी और किसके भी, ग्रेप्स के भी। क्या कह रहे हो फिर यहाँ से, वन ऑफ द पर्सन लाइक्स गुआवा, ठीक है। तो लास्ट वाले फ्रूट का नाम उसने बता दिया गुआवा। तो सी कहाँ होगा, अब आप ये वाली लाइन डिकोड करना जरा, इस वाली लाइन को, यहाँ वाली लाइन को, सी इज हैवियर देन द पर्सन हु लाइक बनाना एंड मैंगो को सेकंड थर्ड फोर्थ पे रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मल्टीपल केसेस बन रहे हैं, ठीक है। इस टेबल को मैं कहाँ एक्सटेंड करूँ, अब हमारे पास इसमें ना इसके केसेस हम लोग बना लेते हैं। एक काम कर सकते हैं, मैंगो को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, थर्ड और फोर्थ पे, पहले या तो थर्ड पे रखेंगे फोर्थ पे और फिर क्या रखेंगे, फोर्थ पे। इसको लेके फिर हम केसेस बना के आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ से अगर हम लोगों ने मैंगो को क्या लिया, थर्ड पे, या फिर मैंगो को कहाँ ले सकते हैं, फोर्थ पे। अब इन 2 केसेस के हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन आपको पुट करनी है, ठीक है। आप करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके आओ।